नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा के दूसरे चरण के लिए वोटिंग चल रही है। पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड की मुस्लिम बहुल सीटों का मतदान का ये दौर है, जिसमें 9 जिले सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर 586 प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या कुछ स्थिति वहां की बनने वाली है। चूंकि मतदान लगभग लगभग हो चला है, 1 घंटे का समय और बचा है। इसके पश्चात अब कितना मतदान और हो पाएगा उस पर भी निर्भर करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कुछ वो मुद्दे आज रहे हैं जिनको लेकर जनता वोट डालने के लिए गई है, और क्या कुछ आगे की स्थिति और आने वाले चरणों में होने वाली है। इसी को लेकर हमारे यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी सीधे मौजूद हैं लखनऊ से। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे लखनऊ, जहां पर कई मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो बताएंगे कि क्या कुछ स्थिति उत्तर प्रदेश में और चुनावों को लेकर माहौल बना हुआ है। अकील, क्या कुछ स्थिति वहां पर है? और चूंकि आज दूसरे चरण का जो मतदान है वो पूरा हो चुका है और कुछ ही समय, थोड़ा सा समय और बाकी है, क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है कितने प्रतिशत तक ये मतदान हो पाएगा? और जो स्थिति बनी है वहां से किसके लिए खतरा अब आगे की राह में बना रहेगा? जिस तरह आज 9 जिलों के 58 सीटों पर जिस तरह आज मतदान हो रहा है और काफी देखने को भी मिल रहा है कि लोग जागरूक हैं। इस बार बहुत तेजी से मतदान का जो परसेंटेज है बढ़ रहा है। हालांकि जो इलाका है उसमें कहीं ना कहीं सपा और बसपा ये दोनों काफी पहले इनकी सबसे ज्यादा सीटें रही हैं। हालांकि बीजेपी के पास 13 सीटें रही हैं। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के पास 27 सीटें रही हैं, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल इलाका और सबसे ज्यादा वोट बैंक जो है वो 30 से 40% मुस्लिम वोट बैंक है। ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो गढ़ माना जा रहा था उसे अब कहीं ना कहीं बीजेपी सेंध लगाती नजर आ रही। बीजेपी इसलिए सेंध लगाती नजर आ रही, कहीं ना कहीं बीजेपी का दावा है 300 के पार और हम मुस्लिम बाहुल इलाकों से वोट ला रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि ये चुनाव का नतीजा ही तय करेगा क्या कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। हालांकि हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का अब इन विधानसभा से कौन से प्रत्याशी इस विधानसभा के अंदर आएंगे। इसके लिए हमारे साथ पूरा पैनल है। आप देखिए कि हमारे साथ राजतंत्र में बात करने के लिए हमारे साथ सपा से दीपक कबीर जी हैं, कांग्रेस से विकास जी हैं और भाजपा से राजकिशोर रावत जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार में हमारे सुनील दुबे जी हैं और रणदीप सिंह जी है। हम तमाम लोगों से बात करेंगे इस अपने स्टूडियो के अंदर, इनसे समीक्षा भी करेंगे कि जिस तरह विधानसभा का चुनाव हो रहा है। सुशील दुबे जी से भी बात करेंगे। पहले हम प्रक्रिया ले लेते हैं सुशील जी से। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, काफी अनुभव आपको है कि आपने कई विधानसभा का चुनाव भी देखा है, तो ऐसे में क्या मानते हैं जो गढ़ है आज जो 9 जिलों के 58 सीटें जो आज हो रही है, मतदान हो रहा है, उसमें आजम खां का भी गढ़ माना जा रहा है, मुस्लिम बाहुल इलाका भी है, सुरेश खन्ना जी भी वहां से लड़ रहे हैं, वहां उनकी भी शाख दांव पे बताई जा रही है, कई मंत्री और हैं, बलबीर सिंह होलक जी भी हैं वहां पर। तो तमाम चीजों को किस नजर से आप देखते हैं? 12 के पहले चरण में मैं पश्चिम में ही था, जहां 58 सीटों का चुनाव हुआ है। अब वहां पर अगर सुरेश राणा ऐसे लोग थाना भवन पे 40 बूथों पर पुनर्मतदान की मांग करें और मतदान अधिकारी कह दे कि नहीं सब कुछ फेयर हुआ है, तो ये बता देता है कि चुनाव किधर जा रहा है। अकील जी, ये चुनाव 1 to 1 है। और सबसे बड़ी बात क्या है मेरे हिसाब से, जो मैंने खुद देखा वहां पर, इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। इस चुनाव में किसान, कोरोना, बेरोजगारी और जो मूलभूत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, वो सामने आ चुके हैं। मैं भी बताऊंगा आपको। इस चुनाव में बुलडोजर नहीं है, इस चुनाव में राम नहीं है, इस चुनाव में अल्लाह अकबर नहीं है। इस चुनाव में जो किसानों का, पश्चिम की मैं आज 55 सीटों का चुनाव हुआ है, इन 105 सीटों पर पूरा का पूरा चुनाव केवल जो दर्द दिए गए दिल्ली द्वारा किसानों को, जो दर्द दिए गए उत्तर प्रदेश में कोरोना वालों को, जो दर्द दिए गए छात्रों को, लगभग 5-6 बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं लीक हुई हैं। अगर छोटी मोटी परीक्षाएं प्राइमरी की लीक हो जाए पर्चा, तो बात समझ में आती, किताब चोरी हो गई, बस्ता चोरी हो गया। बड़ी बड़ी जो उसमें ये प्रतियोगी परीक्षा तो बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें लीक हो जाए, लीक होने के बाद फिर छात्रों में डंडे चले, ये सब मुद्दे बहुत काम आएंगे। ये समझ रहे हैं कि वो उज्ज्वला और शौचालय और राशन, आपकी मुद्दे बिल्कुल अलग हैं इस चुनाव के। और ये चुनाव ये बता रहा है कि मूलभूत समस्याएं जो हैं इस समाज की, अब वोट उस पर पड़ेगा। तो मेरा अपना आकलन है, एज ए जो मैंने खुद देखा है, महसूस किया है, इन चुनाव पर कहीं भी, और ये अभी तक जो हिंदू मुस्लिम करने वाले थे, जो सांप्रदायिक वोटर ध्रुवीकरण करने वाले थे, वो लोग अब की बहुत पीछे हैं।
कोई जेल में है तो किसी की हवा पश्चिम बंगाल ने निकाल दी, तो कोई माहौल देख के चुप बैठ गया है। अब सीधे सीधे जब मुद्दों पर, जो उत्तर प्रदेश को मेरे हिसाब से मुद्दों पर ही चुनाव चाहिए, मुद्दों पर ही, विकास पर ही चुनाव चाहिए। अब ये बहुत हो चुका कि जब रोजगार, हम बेरोजगार से कह रहे हैं कि आपको हम 2 किलो राशन दे देंगे, तो साथ में थोड़ा सा 1 पुड़िया भांग भी दे दें। हमें युवक को ये चाहिए कि उसका भविष्य बने, उसका भविष्य ये ना बने कि वो दौड़ाए, वो अपने भविष्य को ये बताए कि हम विकास के लिए देश को, प्रदेश को ले जा रहे हैं। चलिए आइए इस पे चर्चा शुरू करेंगे। हम लोग अपने स्टूडियो के अंदर चलते हैं, वहां से चर्चा शुरू करते हैं। आइए सर, आप आगे आइए। आइए हम अकील एक बात तो साफ है कि जो भी हो, 2 चरण जो हुए हैं वो बड़े रोमांचक हुए हैं, और अगर इन 2 चरणों में जिनकी भी जो किस्मत ईवीएम में कैद हुई है, 10 मार्च को वाकई चौंकाने वाले नतीजे तो आने वाले हैं। तो सीधे आपको ये लखनऊ से हम दिखा रहे हैं, जहां स्वदेश की टीम मौजूद है और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है, उसको लेकर लगातार हम नतीजे, जिस तरह की स्थिति अभी तक बन रही है, कितने प्रतिशत वोट हुआ है, क्या कुछ वो मुद्दे रहे हैं, सारी चीजें अप टू डेट आपको लगातार हम बता रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं अकील के पास, और अकील शुरू कर रहे हैं जहां पर लगातार अब सभी जो दल के नेता है, प्रवक्ता है, वो अपना अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल, देखिए अब हम पहले बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन की है, और गठबंधन करने के बाद कितना कुछ फायदा उनको नजर आ रहा है, इनसे थोड़ी सी जान लेते हैं। देखिए, गठबंधन, अगर जनता के पक्ष की ताकतें आपस में मिलती हैं तो वो पक्ष मजबूत हो जाता है, और वही हुआ है। आप जानते हैं कि किसान आंदोलन एक सबसे बड़ा आंदोलन, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था किसान आंदोलन, और इस किसान आंदोलन को कुचलने के लिए जो किया गया, उससे एक गहरा आक्रोश है। क्योंकि आप बचपन से पढ़ के बड़े होते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का असली हक है, किसानों की बदौलत हम खाना खाते हैं। लेकिन किसान आंदोलन में आप कील कांटे बिछा दिए गए, ये तमाम चीजें हुई, वो गुस्सा मौजूद था। किसानों के पहले किसान भी लड़े, क्यों? क्योंकि इस देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी। तो इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी, फिर किसानों का आंदोलन, तो उसका गुस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो किसानों का गढ़ है उसे मौजूद था। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में रही, वो सड़कों पे रही, समाजवादी पार्टी लड़ती रही। इसलिए वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी जयंत के ऊपर जो लाठी चली थी, ऐसे नहीं शासन चलाया जाता कि आप इतने बड़े नेता के ऊपर कोई भी लाठियां चला देता। किसने लाठी चलाई? हाथरस कांड आप भूल गए? हाथरस में दलित बेटी को जब जलाया गया था, जाहिर से है कोई भी विपक्षी दल होगा वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा वहां पे। उसके फुटेज मौजूद है कैसे जलाया गया। वो छोड़िए, विपक्ष को जो आजादी मिलती है, इसी लखनऊ के कॉफी हाउस में 8 शहर की महिलाएं इकट्ठा हुई थी जीपीओ पे धरना देने। उनकी उम्र 60 साल 68 साल थी, और कॉफी हाउस से उठा ले गया था, जीपीओ पे प्लेकार्ड लेके बैठने नहीं दिया गया था। इतना दमन आप करेंगे तो आदमी भरे हुआ था। दूसरी बात क्या है, ये जो चुनाव है, अभी घरों के अंदर ऊपर दीवार। जवाब ले लेते, बीजेपी से ही जवाब ले लेते, क्या कहना है समाजवादी पार्टी के इस दावे? देखिए, समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र बोल रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये वही किसान हैं जो अपने खेतों में लगे पेड़ों से झूलकर अपने आप को फांसी लगा लिया करते थे। उन्हीं किसानों की बात भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हीं किसानों की मांग पूरी की, और उन्हीं किसानों का कर्जा माफ करके उन किसानों का विश्वास जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस से भी जान लेते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी विपक्ष की भूमिका सबसे ज्यादा निभाया इस बार देखने को मिला, चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे सोनभद्र का कांड हो, चाहे नोएडा का कांड हो, उसमें सबसे आगे नजर आई। लेकिन इस चुनाव में जहां तक माहौल बन रहा, वो समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी में दिख रहा है। कांग्रेस कहां खड़ी है और इस दोनों की लड़ाई में अपने आप को कहां देख रही? देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस सब्जेक्ट को लेकर आदरणीय प्रियंका गांधी की चिंता इसलिए ही बढ़ी क्योंकि ये जो 55 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महिला हिंसा हुई है। और आपने देखा होगा, चाहे वो हाथरस की बेटी का स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई हो, या लखीमपुर की घटना हो, चीरहरण का विषय रहा हो, लगातार आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उन परिवारों से मिली। चाहे वो आगरा का दलित परिवार का मामला रहा हो, थाने में हत्याएँ हुई हैं, इतनी बुरे बुरे कांड इस सरकार ने करे हैं। दलित उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों के साथ सीएनआरसी के मामले में 18 जगहों पे आदरणीय प्रियंका गांधी गई हैं, 18 पीड़ित परिवारों से मिली।
और ये क्षेत्र जो है दलित अल्पसंख्यक मुस्लिमों का क्षेत्र है और इसमें सबसे बड़ा जो उत्पीड़न का शिकार, सबसे ज्यादा धोखा अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ किया है तो अति पिछड़ों के साथ किया है। उसकी वानगी ये रही कि अति पिछड़े नेता मंत्रिमंडल से लगातार, चाहे वो धर्म सिंह सैनी हो चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य, लोगों ने छोड़ा। ये सब निर्णायक भूमिका में है और कांग्रेस पार्टी ने विकास परक राजनीति शुरू की है, मुद्दा परक राजनीति शुरू की है। और आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। उस वक्त की बात दूसरी थी, पर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को बहुत करारा जवाब मिला था। और ये मत जो है भारतीय जनता पार्टी की आक्रामकता, नाकामी और लगातार झूठ बोलने की वजह से बिखराव और गुस्से में है, जिसका परिणाम ये होगा कि अब कांग्रेस पार्टी ही राष्ट्रीय स्तर पे इनको न्याय दिला सकती है। सेनारसी जैसा मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है। हरदीप जी से भी जान लेते हैं, क्या लगता है इनकी बातों से आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ फायदा कांग्रेस को हो रहा है? देखिए, शुरुआती दौर में प्रियंका जी ने विपक्ष की भूमिका में बहुत अच्छी तरीके से रही, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते इनका मैटर दबता चला गया। दो मुद्दे ऐसे पड़े कि जिन पे इन्होंने अपने आप को बैकफुट पे ले लिया। पहला, शुरुआती दौर पे किसान वाले मुद्दे पे जहां संसद को घेरना चाहिए था, इनका एक बार बैठने के अलावा दोबारा नहीं बैठा गया। किसान के मुद्दे पे फेल होती चली गई। लेकिन रही बात उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में, शुरुआती दौर में इन्होंने विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी निभाई, नो डाउट। लेकिन लास्ट समय में आते आते चुनाव में अब जनता इनके पास जमीन क्या है, किसका वोट है इनके पास, देखना यह है। ये अपनी जमीन खो चुकी है, 32 साल बीत चुका है इनके पास। ये भी तो माना जा रहा है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। नहीं, क्यों नहीं है? पिछली चुनाव, विधानसभा चुनाव में इनको 9 सीटें मिली थी, मेरे समझ से 9 सीटें कांग्रेस जी 7 सीटें मिली हुई थी। अब अपना 7 सीट सरप्लस कर ले जाए, यही बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। आपसे भी जान लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, क्या लगता है इन तीनों लोगों की बातों से आपको क्या निकल गया? सारे मित्रों का स्वागत है स्वदेश न्यूज पर, सारे मित्रों का स्वागत है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये चुनाव जो है अखिल जी, ये प्रभावित हो रहा है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में इंटायर बीजेपी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से लगी हुई थी कि वहाँ पर, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुस्लिम, देखिए मैं हिंदू मुसलमान पे बात ही नहीं करता, मैं बात करता हूँ कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी की मेहनत पे, उनकी अपील पर या उनके ऊपर विश्वास करके वहाँ के हर वोटर ने बहुमत से उनको सीट दिलाई, मुख्यमंत्री बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। वो हवा वहाँ पर जो बदल सकती थी वो नहीं बदली। वही हवा पश्चिम बंगाल से गाड़ी चलती है 13005 हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल, वो रोज लखनऊ से आती है और रोज उत्तर प्रदेश से निकलती है और रोज आती जाती है। वो हवा रोज वहाँ से लेके आती है जो सांप्रदायिकता का, ध्रुवीकरण का यहाँ हवा निकाल देती है आके। अब के चुनाव उस गाड़ी से पश्चिम बंगाल से और ममता से प्रभावित है यहाँ का चुनाव। यहाँ का चुनाव इस बात पे देखिए, 58 सीटें और 55 सीटें 105 सीटों पर क्या हो रहा है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है अखिल जी कि 5 साल बाद आपको दरवाजे आना पड़ता है और सर झुकाना पड़ता है, पैर छूने पड़ते हैं, रिरियाना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। ऐसे ही 1 साल किसान रिरियाया, गिड़गिड़ाया, सर झुकाया, आंसू बहाए, और बदले में जो 1 साल ये सरकार ने दिया उनको, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आज काम आ रही हैं आज। और जब रिश्ते दर्द के होते हैं तो वहां पर कोई पार्टी, ऐसा नहीं अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्वर्ग बना दिया था, बड़ा काम कर दिया था, लेकिन जब जैसे सपा की जगह बासपा आ गई, बासपा की जगह ये आ गए, तो ये जो रिश्ते थे किसान वाले, इस किसान रिश्तों में सारा सिस्टम, ये कहते हैं पश्चिम में आज की सीटों पर 55 सीटों पर मुस्लिम ज़्यादा है, 58 सीटों पर मुस्लिम ज़्यादा था। वहाँ उस समय पर बीजेपी को 54 सीट मिली थी 17 में। उन 54 सीटों का ये सिला मिला कि किसान को खालिस्तानी कहा जाए, मवाली कहा जाए, गुंडा कहा जाए और तमाम आरोप लगाए जाए। फिर ये कहा जाए देश के सर्वोच्च द्वारा कि कोई गलती हो गई थी, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई थी। चलो पीएम तो पीएम है, देश के पीएम है, लेकिन हाउस में एक से एक हल्के नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा। तो वो अब टिकैत की बात है, मैं नहीं कह सकता, हमारी बात नहीं कर सकता, लेकिन किसान, इंडिविजुअल जो किसान है, और पश्चिम का किसान जो है बड़ा मजबूत किसान होता है, उसका गन्ना 12 फुट का होता है, 3-4 फुट का नहीं होता है। वहाँ का किसान संपन्न भी है, तभी 1 साल आंदोलन चला दिया। इस देश में किसान को अपने ही देश में किलों के पट्टे से रोका जाएगा, खंदक खोला जाएगा, खाई खोदी जाएगी,
तो वो चीज अब यहाँ पर बोल रही है। वोटर और समझदार के बीच में इतनी खाई खुद चुकी है कि बीजेपी 1-to-1 चुनाव में बहुत मुश्किल में है मेरे हिसाब से। कांग्रेस से भी जान लेते हैं किस तरह 40% महिलाओं को टिकट देकर महिलाओं के सहारे विधानसभा में आने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। कितना फायदा हो सकता है, जिस तरह अभी 2 फेज का चुनाव हो गया है और सबसे ज्यादा देखिए जो लड़ाई दिख रही है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। तो कांग्रेस को टिकट, जो कांग्रेस ने महिलाओं को टिकट दिया, उसका कितना फायदा होगा? देखिए, सबका यहाँ सभी मित्रों को का स्वागत है। देखिए, भाजपा कांग्रेस से इतनी डर गई है कि वो सीधे बसपा को काउंटर कर रही है। और आप विश्वास रखिएगा कि यह जो लड़की हूं लड़ सकती हूं और 40% महिलाओं को जो टिकट दिया गया है, यह महिलाओं का स्वाभिमान जागा है और यह स्वाभिमान इस चुनाव में आपको दिखाई देगा और अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट मिलेंगे। और कांग्रेस का जो लोग गणना कर रहे हैं, गणना करने वाले फेल हो जाएंगे। इसलिए लड़की हूं लड़ सकती हूं। और प्रियंका गांधी ने जो उत्तर प्रदेश में पक्ष की भूमिका निभाई है, सपा कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी और कांग्रेस भाजपा इसको समझ गई थी और केवल काउंटर सपा कर रही ताकि कांग्रेस को। लेकिन आम जनता, महिलाएं, किसान ये जानता है कि अगर आम लोगों की कोई आवाज उठा सकता है तो कांग्रेस। और मैं आपको एक कांग्रेस की तुलना मैं उस वैदिक परंपरा से देता हूं कि जिसमें उसमें कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया। भाजपा चाहे सपा केवल एक लोगों के लिए सोचती है, लेकिन कांग्रेस सबके लिए। क्योंकि पूरे विश्व में अगर संविधान बना है तो उसी उपनिषद के सूक्ति से बना है कि सबकी सुख की कामना करनी चाहिए। केवल कांग्रेस सबके सुख की कामना करती है। कांग्रेस में महिला और समाजवादी में अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े चेहरे, समाजवादी में भी बड़े चेहरे और कांग्रेस में, लेकिन मायावती यहाँ कहीं ना कहीं अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और प्रचार करते नजर आ रही है। रणजीत जी, क्या लगता है बसपा को जिस तरह लोग किनारे कर दिए हैं, क्या नहीं लगता आपको कि साइलेंट वोट है या सीटें उनकी बढ़ेंगी या बहुत ज्यादा इस चुनाव में फर्क डालेंगी? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया था, जहां शुरुआती दौर में 58 सीटों पे चुनाव हुआ, या फिर इधर जो हो रहा है 55 सीटों पे, 113 सीटों में जो नागैर मान रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहन जी की भूमिका उत्तर प्रदेश में मान के चलते मेरे दृष्टिकोण से तो यह है कि किंग मेकर की भूमिका में रहेंगी और इनकी कम से कम 50 से 60 सीटें आएंगी। क्योंकि मैं पूर्वांचल का मूलतः रहने वाला हूँ और तब से चुनाव का मुद्दा आया है। फिलहाल मैं भी हर जिले में जाता ही रहता हूँ। समाजवादी पार्टी और भाजपा की इन लड़ाई में त्रिकोणीय में कहीं ना कहीं बसपा बहुत मजबूत होते दिख रही है। क्योंकि बसपा जरा सा समाजवादी पार्टी का जहां प्रत्याशी जरा सा भी कमजोर दिखता है, उसके पास 21% वोट सरप्लस हो जाता है, माइनॉरिटी का वोट पूरा चला जाता है बसपा पे। और बसपा इस दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत दिखाई होते दिख रही है और बसपा अपने कह लीजिए किंग मेकर की भूमिका में रहेगी इस समय उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह कांग्रेस अपने आप को दावा कर रही है और सपा अपने आप की दावा कर रही है, हालांकि 2 वरिष्ठ पत्रकारों ने भी आपको अनुभव दिया होगा क्या कुछ रणनीति चल रही है, क्या कहना है इस पर? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने बड़े भाई साहब को एक बात बता दूं, जैसा कि उन्होंने अभी स्लोगन गलत बोला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ, ये आप भूल गए। मैं बता रहा हूँ, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये पहले आप जो कांग्रेसी इस श्लोक को नहीं भूल पा रहे, याद कर पा रहे, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः क्या जमीन पर उतार पाएंगे? मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से ये समाज की बात करते हैं, क्या अभी तक इन लोगों ने समाज के बारे में सोचा था? 70 साल की राजनीति में आज तक इन्होंने कभी समाज के बारे में नहीं सोचा। मैं कहना चाहता हूं कि इनके सोच में इतना तो परिवर्तन आया आज कि आज ये विकास के नाम पर वोट मांगने आए हैं। क्या लगता है मोदी जी के चेहरे पे और योगी जी के चेहरे पे जो लहर पिछली बार 2017 में थी, वो लहर इस बार काम करेगी? देखिए, मोदी जी और योगी जी के नाम पे ही चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बहुमत की सरकार बना रही है। कांग्रेस से ले लेते हैं कि क्या कुछ लग रहा है आपको कि मोदी जी की लहर जो 2017 में चली थी और योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, इस बार क्या योगी जी की लहर क्या आपको लग रहा है चल रही है? देखिए, ये देश बहुत संवेदना से चलता है। भारत के लोग अपने धर्म पर, अपने ईश्वर पर, अपने नेताओं पर बहुत आस्था रखते हैं और आज हम पुलवामा के शहीदों को नमन करते हैं कि आज के ही दिन पुलवामा की घटना घटी थी और लोगों ने सहानुभूति के साथ इस बात को समझा और बालाकोट में क्या किया
यह आज तक देश के सामने नहीं आ पाया, दुनिया के सामने नहीं आ पाया। पर जब प्रश्न किया जाता है तो आप सेना के सौर पर प्रश्न खड़ा करते हैं, पर हकीकत क्या है? आपने 70 साल जिसने इस देश को आजाद कराया, बनाया, चलाया और जिस देश को आगे बढ़ाया, आज एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। और आज आपने क्या किया? नौजवानों को चाय बेचने लायक भी नहीं छोड़ा। उनका सिलेंडर का रेट 400 से 1200 कर दिया। कमर्शियल सिलेंडर तो 1500 2000 ब्लैक में जा रहा है। इस देश की अर्थव्यवस्था कहां चली गई? -24 चली गई है। इस देश को कहां से हमने कहां तक लाया था? शहीदों की पार्टी, शहीदों के खून से रची हुई इस देश की इबादत को आपने पूरी तरह निस्ते नाबूद कर दिया। हजारों करोड़ों रुपया इस देश से चला गया, संवैधानिक संस्थाएं चली गई। और आज लोग क्या कर रहे हैं? अंगोछा पीला रंग का, हरा रंग का तय करते हैं, डाल करके दौड़ा रहे हैं एक समुदाय को। इस देश का जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है उस पर हमला कर रहे हैं। बोलने की आजादी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रोते हुए इस देश ने देखा है। और कोरोना काल में आपने देखा ये जो बड़ी 56 इंच का सीना था, अगर पहली लहर को इन्होंने हल्के में लिया और मजाक बनाया इस देश में कोरोना का। राहुल गांधी जी कहते थे इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश को गर्त में ले जाएगा ये कोरोना, जाग जाइए, पर लोग मजाक उड़ा रहे थे। पर पहली लहर में आपने देखा लोगों ने दिए जलाए और दूसरी लहर 16 महीने बाद आई, पर प्रधानमंत्री और उनकी सरकारों ने कोई सबक नहीं लिया और लोगों को अपनी लाशें जलानी पड़ी। इतनी लाशें जली कि गंगा में हिंदू जो जनमानस जिसने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार दिया, उसको ना ये वैक्सीन लगा पा रहे थे और उनको अंतिम संस्कार, स्वास्थ्य चिकित्सा सुरक्षा तो दे नहीं पाए, अंतिम संस्कार भी सम्मान से नहीं दे पाए। और स्थिति क्या थी? हमने पर तमाम सारी महामारियां आई, पोलियो आया, तमाम सारी चीजें आई जिसमें हमने वैक्सीन दिया जनता के टैक्स का, जनता का पैसे का, पर इन्होंने जनता को मुफ्तखोर कहा। पूरे देश भर में होर्डिंग मोदी जी ने अपने चेहरे को लगा के लगाई कि हम मुफ्त दे रहे हैं। कांग्रेस की इस बात पे क्या? देखिए, मैं बता दूं, भारत की जनता को बहकाने वाला कौन था? उस कोविड की महामारी में भारत की जनता को इधर से उधर भेजने वाले कौन थे? मुझे ये भी बताइए। वो लोग कौन बजाने वाले लोग थे जो देश को गुमराह कर रहे थे कि कोरोना कुछ नहीं है, आप दिया जलाइए, ताली थाली कर वो महाराष्ट्र से, राजस्थान से, बिहार, इस तरीके से लोगों को बहका कर इधर से उधर भेजने का काम कौन कर रहा था? आप ये नहीं बताते। स्वयं तो प्रधानमंत्री होली दिवाली मना रहे थे और अचानक उन्होंने लॉकडाउन लगाया, जैसे अचानक नोटबंदी किया, अचानक रात में जीएसटी लगाया, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। 60-70% खुदरा का फर्क। इस चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा जब लोकसभा चुनाव में फर्क नहीं पड़ा। हमने सुना है भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा गजब का होता है, पन्ना प्रमुख बनाते हैं, बड़ा विशाल संगठन है। क्योंकि 70 साल हमने देश चलाया, क्योंकि हमने लोग बनाए हैं। हमने संगठन या चंदे की राजनीति नहीं किया है। अनअकाउंटेबिलिटी वाला जो इनका मात्र संगठन है आरएसएस, उसका कोई हिसाब रसीद नहीं होती है। ये बेहिसाब राजनीति करते हैं, बेहिसाब भाषण देते हैं, बेहिसाब बोलते हैं और बेहिसाब इनके दावे होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता है। पर सच्चाई ये है कि 60 पन्ने वाले प्रमुख में को जब जाता है वोट मांगने उत्तर प्रदेश में, तो उसमें 30 बेरोजगार होते हैं, 40 के 40 ऐसे होते हैं जिन्होंने कोरोना के बड़े-बड़े खुलासे कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे तो लगता है इनकी सरकार में सभी को डीएम बना दिया गया। हमारी सरकार में बेरोजगार है, इनकी सरकार में सब डीएम बन गए थे। ये भी मामला। भारतीय जनता पार्टी इसी मुगालपत और अहंकार का नाम है, क्योंकि लोगों के निवाला छीन लीजिए। और 80 रुपए का पेट्रोल नहीं बर्दाश्त हो रहा था, आज 102, 110 रुपए का पेट्रोल लेना पड़ता है, 90 रुपए का डीजल लेना पड़ता है। 700 किसानों की शहादत, वो शहादत देने वाले किसान केवल एक बात से डरे हुए थे, क्योंकि आपने भूमि अधिग्रहण बिल तो माननीय राहुल गांधी जी ने 44 MP होने के बावजूद भी नहीं लेने दिया। पर इसके बाद भी आप इस जो 3 काले कानून थे उसका डर इस बात से था। एमएसपी तो बहुत बात की बात बिल्कुल। है, और तो अकील समय अब भी लगभग पूरा हो चुका है। बसपा से भी रहे आप। समय लगभग पूरा हो चुका है। हम इस कार्यक्रम को अभी फिलहाल यहीं पे रोकेंगे। उसके बाद लगातार जो अभी हमने जाना और जहां पर जो तमाम लोग मेहमान हमारे मौजूद थे, उन्होंने तमाम बातें रखी और साफ तौर पर जो स्थिति बन रही है, क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ कहा जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम या इस तरह की सांप्रदायिक ताकतों को लेकर के कहा जा रहा था कि इस तरह के मुद्दों पर ये चुनाव बली हो जाएगा, लेकिन नहीं, चुनाव को हावी नहीं होने दिया, चुनाव मुख्य मुद्दों पर रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है। 10 मार्च को पूरी स्थिति साफ हो जाए कि आखिर किसको क्या मिला। फिलहाल इस
खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।